जहां मालदीव के बाद भारत एक और पड़ोसी को भेज रहा है हजारों टन प्याज, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की जरा भी इज्जत नहीं करते हैं चीनी नागरिक नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने ऐसा क्यों कह दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। नरेंद्र मोदी सरकार की पड़ोस पहले नीति की विश्वसनीयता स्पष्ट है और चीन समर्थक शासन चलाने वाले मोहम्मद मुइजू शासन होने के बाद भी भारत से मालदीव को भारी मात्रा में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई की गई। अब ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत श्रीलंका को हजारों मीट्रिक टन प्याज की आपूर्ति की योजना बना रहा है। इसके अलावा भारत ने 3 अप्रैल को अपने करीबी सहयोगी यूएई को अपने कोटे से अतिरिक्त 10,000 मीट्रिक टन प्याज की आपूर्ति की इजाजत दी है, क्योंकि खाड़ी देश हमेशा भारत के लिए प्राथमिकता भरे रहे हैं। भारत सरकार ने 1 मार्च को यूएई को 14,400 मीट्रिक टन से ज्यादा प्याज निर्यात किया है। मालदीव में 21 अप्रैल को महत्वपूर्ण संसदीय चुनाव होने जा रहा है। अगर भारत जरूरी सामानों की सप्लाई नहीं करता तो मोहम्मद मुइजू के लिए परेशानी उत्पन्न हो सकता था, लेकिन इसके बाद भी भारत ने जरूरी सामानों की सप्लाई की। भारत सरकार ने जिन जरूरी सामानों की निर्यात पर पाबंदी लगा रखी, उन सामानों की भी सप्लाई की इजाजत मालदीव को दे रखी है। इसका मतलब ये हुआ कि जिन जरूरी सामानों की कमी भारत में होने वाली है, उन सामानों की भी सप्लाई मालदीव को की जा सकती है। इस बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने धन जुटाने के लिए तुर्की, चीन, यूएई का दौरा किया, लेकिन धन जुटाने का उनका मिशन फेल हो गया। किसी भी देश ने मालदीव को अनुदान देने की पेशकश नहीं की है। मोहम्मद मुइजू की अदूरदर्शिता का ही नतीजा है कि शपथ लेने के बाद सबसे पहले तुर्की फिर यूएई का दौरा करने वाले मालदीव के राष्ट्रपति को किसी ने भाव नहीं दिया। यहाँ तक कि सऊदी अरब ने भी मालदीव को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। भारत विरोधी अभियान की सवारी पर सवार होकर सत्ता में आए मोहम्मद मुइजू भूल गए कि हिंद महासागर में उनका देश जहाँ स्थित है, उसे लेकर चीन और भारत के अलावा किसी भी और देश को कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन इस चक्कर में वो भारत से अपना संबंध खराब कर बैठे हैं। आवश्यक वस्तुओं के निर्यात का भारतीय निर्णय राजनीति पर आधारित नहीं था, बल्कि मालदीव की जनता तक पहुंचने की कोशिश थी। जरूरी सामानों की आपूर्ति कर भारत ने मालदीव की जनता को ये संदेश देने की कोशिश की कि भारत मालदीव के साथ है, चाहे छोटे द्वीप राष्ट्र का शासक हो कोई भी। मालदीव की अर्थव्यवस्था अभी ठीक नहीं है। सत्ता में आने के बाद मोहम्मद मुइजू की कोई भी बुनियादी ढांचा परियोजना पुनर्जीवित नहीं हो पाई है। देश को 2026 तक $1 अरब विदेशी कर्जा चुकाना है। अगर मालदीव की सरकार ऐसा करने में नाकाम होती है तो देश डिफॉल्ट कर जाएगा। इसके अलावा माले पर एसबीआई के ब्याज के रूप में 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर बकाया है। मई में सितंबर में भारतीय बहुराष्ट्रीय बैंक द्वारा खरीदे गए ट्रेजरी बिलों के कारण 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया गया है। मालदीव के शासक मोहम्मद मुइजू की जहरीली भारत विरोधी नीतियों की वजह से माले में उच्च खर्च करने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या काफी कम हो गई है और द्वीप राष्ट्र कम खर्च करने वाले चीनी पर्यटकों से भर गया है। भले ही संसदीय चुनाव के नतीजे कुछ भी हों, फिलहाल मुइजू सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन मोदी सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि मालदीव की जनता को अपने अनियमित शासक की नीतियों के कारण परेशानी न उठानी पड़े। अब ये आगे चलकर पता चलेगा कि मालदीव की जनता कितना ज्यादा भारत का साथ देती है या नहीं देती है। फिलहाल के लिए मालदीव के लिए एक बड़ा एग्जाम्पल है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की मरियम नवाज को जरूर सुनना चाहिए। पाकिस्तान में रहने वाले चीन के नागरिक पाकिस्तानी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की जरा भी इज्जत नहीं करते। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री और नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज के बयान ने इसकी पोल खोल दी है। मरियम नवाज ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान में चीनी नागरिक सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहे जाने पर नाराज हो जाते हैं। पिछले हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सांगला जिले
जिले के बिशम शहर में एक बस पर हुए आत्मघाती हमले में वाहन का पाकिस्तानी चालक और 5 चीनी इंजीनियर मारे गए थे। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक हालिया आत्मघाती हमले की जांच कर रही समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद 4 बड़े अधिकारियों को लापरवाही को लेकर अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया। लेकिन पाकिस्तान के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके नवाज शरीफ की बेटी मरियम ने पहली शीर्ष समिति बैठक में कहा कि यहाँ रह रहे चीनी नागरिक सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करना चाहते। मरियम ने कहा कि जब उन्हें सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा जाता है तो वो नाराज हो जाते हैं। वे किसी भी अनुशासन का पालन नहीं करना चाहते। बैठक में लाहौर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर राजा, अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी शामिल हुए। हालांकि मरियम ने पंजाब में विकास परियोजनाओं पर काम कर रहे चीनी नागरिकों को पुख्ता सुरक्षा मुहैया कराने का वादा किया। बैठक में चीनी इंजीनियरों के मारे जाने की घटना का भी जिक्र हुआ। मरियम ने कहा कि आतंकवाद ने कठिन युद्ध का रूप ले लिया है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी डिजिटल हो गए हैं, हमें ऐसे मंचों पर उनसे आगे रहने की जरूरत है। इसके अलावा आतंकवादियों के पास नवीनतम हथियार और टेक्नोलॉजी है। उनके पास अमेरिकी हथियार हैं जो उन्हें अफगानिस्तान से मिले हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने इंजीनियरों की हत्या में लापरवाही को लेकर पुलिस के ऊपर कार्रवाई तो की है, पर असल में अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो बची हुई है। जिस तरीके से ग्वादर में होता है या फिर जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में होता है, उसे रोके जाने के लिए बहुत कड़े कदम की जरूरत है। लेकिन एक चीज यहाँ पर साफ हो गई है, पाकिस्तान चाइना की सेना की एंट्री इस वक्त नहीं चाह रहा है और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी बुद्धिमानी है अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं चाह रहा है तो। खैर, जहाँ तक इस ग्वादर की बात है तो ये ग्वादर सुनकर आपको आश्चर्य होगा, ये ग्वादर भारत का हो सकता था। भारत ने कई रणनीतिक गलतियां की है। 1950 में ग्वादर पोर्ट भारत को ऑफर किया गया था और भारत ने मना कर दिया और ये पोर्ट किसको मिल गया? ये पाकिस्तान को मिल गया और ये जो पाकिस्तान को मिला, ये पोर्ट फिर चाइना ने अपने रणनीतिक इस्तेमाल के लिए इसको बहुत ही ज्यादा उन्नत कर लिया। आज ये पोर्ट जो कि पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा पोर्ट बन गया है और ये पोर्ट ओमान का था। ओमान इसे भारत को देना चाहता था। 200 सालों तक ये ओमानी रूल के अंदर रहा और इन्होंने जब भारत को ऑफर किया 1950 में तो भारत ने इसका इनकार कर दिया और फिर पाकिस्तान के हाथ में ये 1958 में चला गया। उस समय के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने इस ऑफर को डिक्लाइन कर दिया था। आपको बता दें, ग्वादर सुल्तान ऑफ ओमान के कब्जे में 1783 से था, काफी लंबे समय से। अब जबकि बात हो रही है कई सारे ब्लंडर्स की, तो ये भी एक ब्लंडर है जो निकल कर आ रहा है। रणनीतिक रूप से ये जगह बेहद महत्वपूर्ण थी, भारत के आसपास थी और इस जगह को छोड़ना बिल्कुल भी बुद्धिमानी नहीं थी। खैर, यहाँ पर एक चीज देखने को मिला, ओमान और भारत में काफी ऐतिहासिक और काफी पुराने संबंध रहे हैं। उस समय ये पोर्ट कुछ इस तरीके का दिखता था और उस समय कुछ इस तरीके के घर वहाँ हुआ करते थे। पर भारत की तरफ से ये भी एक बड़ी रणनीतिक भूल थी जो की गई, जिसका खामियाजा अभी भी भारत को भुगतना पड़ रहा है कि ये एक ऐसा पोर्ट बन गया है जिस पोर्ट को चाइना के बेस के रूप में भी देखा जाता है। खैर, अब ये तो होना ही था। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।